दोस्तों, आज जो मंजर, आज जो हकीकत और आज जो तस्वीरें हमारे ही पड़ोसी मुल्क से निकलकर सामने आ रही हैं, वो ना सिर्फ दिल दहला देने वाली हैं, बल्कि इंसानियत के नाम पर एक ऐसा धब्बा है जिसे शायद आने वाले कई दशकों तक या यूं कहें कि सदियों तक धोया नहीं जा सकेगा। आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं, लेकिन जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए उस खौफ के बारे में, उस दहशत के बारे में जो इस वक्त सीमा के उस पार हमारे अपने ही लोगों के दिलों में धड़क रही है। दोस्तों, एक इंसान जिसकी गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वह एक विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है, जिसकी गलती बस यह है कि वो अपने ईश्वर, अपने भगवान की पूजा करता है, उसे अचानक एक उन्मादी भीड़ घेर लेती है। चारों तरफ शोर है, गालियां हैं और नफरत से भरी हुई आंखें हैं। उसे पीटा जाता है, उसे बालों से पकड़कर सड़कों पर घसीटा जाता है और फिर जो होता है वह किसी डरावने सपने से कम नहीं है। वो किसी हॉरर फिल्म के सीन से भी ज्यादा भयानक है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या आपका दिल गवाही देता है कि किसी जिंदा सांस लेते हुए इंसान को पेड़ से बांधकर सैकड़ों लोगों की भीड़ के शोर शराबे के बीच जिंदा आग के हवाले कर दिया जाए? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं शब्दों को घुमा नहीं रहा हूं, यह कड़वा सच है। यह कोई सैकड़ों साल पुरानी बात नहीं है। यह 2025 का बांग्लादेश है। वो बांग्लादेश जिसे बनाने में कभी भारत ने अपना खून पसीना बहाया था, जिसके लिए हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी थी। आज वही बांग्लादेश अपने ही नागरिकों के खून का प्यासा हो चुका है। लेकिन दोस्तों रुकिए, बात सिर्फ आंसुओं और मातम पर खत्म नहीं होती। बात अब उससे बहुत आगे निकल चुकी है। खबर यह भी आ रही है कि भारत का जो सब्र था, वह जो संयम का बांध था, अब वह जवाब दे चुका है। जो लपटें ढाका और रंगपुर में उठ रही हैं, उसकी तपिश अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक महसूस की जा रही है। सीमा पर हलचल बहुत तेज है, फौजें तैनात हैं और दबी जुबान में ही सही, लेकिन यह कहा जा रहा है कि नक्शा बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्या भारत ने वाकई उस संवेदनशील चिकन नेक पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि दुश्मन की रूह कांप जाए? क्या अब आर पार की लड़ाई तय है? आज हम इसी पूरे घटनाक्रम की एक एक परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक आजादी के सिपाही को जिसने देश बनाया, उसे उसी के घर में मार दिया गया। क्यों मंदिरों पर दिन दहाड़े बुलडोजर चल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत की सेना अब कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रही है जो पूरी दुनिया को चौंका देगा? क्या है पूरी खबर, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को देखकर अगर आपके भी अंदर खून 100% बह रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी एक सच्चे हिंदू हैं और चाहते हैं कि बांग्लादेश पर भारत सरकार जल्द से जल्द कुछ बड़ा एक्शन ले और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा करें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जय सनातन धर्म, जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने हर संवेदनशील इंसान की रूह को कंपा दिया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अभी हाल ही में वहां जो विरोध प्रदर्शन हुए, जो राजनीतिक उथल पुथल मची, उसकी आड़ में जिस तरह की दरिंदगी दिखाई गई, वह रोंगटे खड़े करने वाली है। एक साधारण हिंदू व्यक्ति जो अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ शांति से जी रहा था, उसे अचानक एक उग्र भीड़ ने निशाना बनाया। जरा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। वो शख्स शायद अपने घर के आंगन में होगा या काम से लौट रहा होगा। तभी सैकड़ों लोग जिनके हाथों में डंडे और मशाल थी, उस पर टूट पड़े। उसे बेरहमी से पीटा गया, उसे लहूलुहान कर दिया गया। उसकी चीखें, उसकी पुकार वहां मौजूद भीड़ के शोर में दब गई। और जब इतने से भी उस भीड़ का मन नहीं भरा, उनकी नफरत शांत नहीं हुई, तो उन्होंने उसे घसीटते हुए एक पेड़ से बांध दिया। सोचिए दोस्तों, उस वक्त उस इंसान के मन में क्या चल रहा होगा? क्या उसने कभी सोचा होगा कि जिन लोगों के साथ वो सालों से रह रहा है, वही लोग आज उसकी जान के प्यासे हो जाएंगे? क्या उस वक्त वहां मौजूद किसी भी शख्स के दिल में जरा सी भी दया नहीं आई होगी? शायद नहीं, क्योंकि नफरत की आग जब दिमाग पर चढ़ती है तो इंसान नहीं रहता, वो जानवर बन जाता है। उसे पेड़ से बांधकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आग की लपटें उठ रही थीं और भीड़ तमाशाबीन बनी देख रही थी। यह हम किस सदी में जी रहे हैं? यह 19वीं सदी का कोई पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है। यह 21वीं सदी का वह दौर है जहां हम मानवाधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंगल ग्रह पर जाने की बात करते हैं, लेकिन उस राख के ढेर में मानवाधिकार कहीं नजर नहीं आया। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है दोस्तों, इसे सिर्फ एक क्राइम की तरह मत देखिए। यह एक संदेश है, एक ऐसा खौफनाक और सीधा संदेश जो वहां रह रहे हर अल्पसंख्यक को यह बताने के लिए काफी है कि अब तुम यहां सुरक्षित नहीं हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, सब कुछ रहमो करम पर है। और दोस्तों,
यह तो सिर्फ एक बानगी है, यह तो सिर्फ एक झांकी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें, थोड़ा गहराई में उतरें और पूरे परिदृश्य को समझें तो हालात और भी ज्यादा भयावह और भी ज्यादा डरावने नजर आते हैं। वहां के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे देश में जो बवाल मचा, उसने एक तरह से पूरी तरह अराजकता का एक जंगल राज का रूप ले लिया। शुरुआत में तो यह कहा गया कि यह विरोध प्रदर्शन है, यह हकों की लड़ाई है, लेकिन देखते ही देखते यह विरोध प्रदर्शन खुली हिंसा में बदल गया। लेकिन दोस्तों, जरा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, इस पूरी राजनीतिक लड़ाई में, इस सत्ता के खेल में मोहरा कौन बना? बलि का बकरा किसे बनाया गया? हमेशा की तरह वहां का अल्पसंख्यक समाज, वहां के हिंदू भाई बहन इतिहास गवाह है। जब भी वहां सत्ता हिलती है, जब भी वहां सड़कें जलती हैं, तो उसका सीधा असर, सबसे पहला असर उन बस्तियों पर पड़ता है जो पहले से ही डरी सहमी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं। दोस्तों, मीडिया जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जो सच का आईना होता है, उसे भी इन उपद्रवियों ने नहीं बख्शा। प्रोथोम आलो और द डेली स्टार जैसे बड़े और प्रतिष्ठित मीडिया घरानों पर हमले हुए। अब सवाल उठता है कि आखिर मीडिया पर हमला क्यों? इसका जवाब बहुत सीधा है, ताकि सच बाहर ना आ सके, ताकि वह काली करतूतें जो बंद दरवाजों के पीछे और अंधेरी गलियों में हो रही हैं, वह दुनिया के सामने ना आ सके, ताकि दुनिया को यह ना पता चल सके कि अंदर क्या खूनी खेल खेला जा रहा है। भीड़ ने मीडिया के दफ्तरों में घुसकर तोड़-फोड़ की आगजनी की। और दोस्तों, असली खेल तो तब शुरू हुआ जब कैमरे टूट गए, जब पत्रकारों की कलम रोक दी गई, जब दुनिया की नजरें हटा दी गईं, तो उस अंधेरे में शुरू हुआ वह तांडव जिसका शिकार गरीब बस्तियां बनी। कई जगहों से, कई स्रोतों से ऐसी खबरें छन छन कर आई कि भीड़ ने मीडिया पर हमले की आड़ में अल्पसंख्यक बस्तियों का रुख कर लिया। वहां घरों को चुनचकर निशाना बनाया गया, दुकानों को लूट लिया गया। मतलब साफ है, अराजकता का फायदा उठाकर भीड़ की आड़ लेकर एक खास एजेंडे को अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, जरा रुकिए, एक गहरा सांस लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह सुनकर आपका खून खौल उठेगा। वह आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या कृतज्ञता की, एहसान फरामोशी की भी कोई हद होती है। हम बात कर रहे हैं रंगपुर जिले की। यह कोई आम जगह नहीं है, यह वही जगह है जहां कभी आजादी के तराने गूंजे थे। यहां रहने वाले योगेश चंद्र रॉय, नाम याद रखिएगा दोस्तों, योगेश चंद्र रॉय, वो एक साधारण इंसान नहीं थे, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1971 में जब पाकिस्तान की सेना जुल्म ढा रही थी, तब उनके खिलाफ हथियार उठाए थे। उन्होंने इस देश को, यानी बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए अपनी जवानी खपा दी, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और आज 2025 के इस तथाकथित नए बांग्लादेश में उन्हें अपने त्याग और बलिदान का क्या सिला मिला? सम्मान, मेडल, सुरक्षा? नहीं दोस्तों, उन्हें मिली मौत, और वह भी कितनी दर्दनाक। योगेश चंद्र रॉय और उनकी पत्नी सुवर्णा रॉय की लाशें उनके ही घर में संदिग्ध हालत में मिली। जरा उस विडंबना को महसूस कीजिए, उस दर्द को महसूस कीजिए। जिस शख्स ने देश के लिए विदेशी दुश्मनों से लड़ाई लड़ी, जिसने देश के लिए अपनी जान हथेली पर रखी, आज उसी देश के अपने ही लोगों ने, उसी देश के उपद्रवियों ने उसका गला घोंट दिया। इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह सिर्फ एक अपराध है? क्या यह सिर्फ एक मर्डर केस है? जी नहीं, यह उस विचारधारा की हत्या है जिस पर बांग्लादेश की नींव रखी गई थी। यह उस विश्वास की हत्या है जो एक देशभक्त अपने देश पर करता है। यह घटना चीख चीख कर, गला फाड़ कर दुनिया को बता रही है कि अब वहां ना तो अतीत का सम्मान बचा है, ना बुजुर्गों की कद्र है, और ना ही वर्तमान की सुरक्षा। यह हत्या उन तमाम घटनाओं की एक कड़ी है जो यह साबित करती है कि अब वहां किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है, चाहे वह देश का हीरो ही क्यों ना हो। अगर एक स्वतंत्रता सेनानी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की बिसात ही क्या है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई, हो सकता है यह कोई इक्का दुक्का घटना हो सकता है हम भावनाओं में बहकर इसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। तो चलिए जज्बातों को थोड़ा किनारे रखते हैं और सीधे आंकड़ों पर, फैक्ट्स पर बात करते हैं। और दोस्तों, यह आंकड़े हमारे बनाए हुए नहीं है, यह कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है, यह खुद वहां की संस्थाओं के, वहां के मानवाधिकार संगठनों के आंकड़े हैं। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल, यह वो संस्था है जो वहां अल्पसंख्यकों की आवाज उठाती है, उनके अधिकारों के लिए लड़ती है। उनकी रिपोर्ट अगर आप देख लेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अगस्त 2024 से लेकर 2025 के बीच, यानी समय कितना? मुश्किल से 1-1.5 साल। इस छोटे से वक्त के अंदर 2400 से ज्यादा हिंसा के मामले दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, 2400 मामले, जरा इस नंबर को अपने दिमाग में बिठाइए। इसका मतलब है कि हर दिन, हर पहर वहां किसी ना किसी को निशाना बनाया जा रहा है। यह सिर्फ नंबर नहीं है,
ये 2400 परिवार हैं, ये हजारों आंसू हैं, ये हजारों टूटे हुए सपने हैं। इन मामलों में क्या नहीं है? हत्याएं हैं, सरेआम लिंचिंग है, मासूम लोगों को उनके घरों से अगवा करना है, और सबसे शर्मनाक, सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात, मंदिरों पर आस्था के केंद्रों पर हमले हैं। यह आंकड़ा साफ साफ बता रहा है कि यह हिंसा कोई अचानक भड़का हुआ गुस्सा नहीं है, यह कोई दो गुटों की मामूली झड़प नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी वेल प्लान्ड साजिश है। इसका मकसद बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। इतना डर पैदा कर दो, इतना खौफ भर दो कि लोग या तो मर जाएं या फिर अपना सब कुछ छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएं। दोस्तों, धर्म और आस्था यह किसी भी इंसान के जीने का आधार होती है। जब इंसान सब कुछ हार जाता है तो वह अपनी आस्था के सहारे जिंदा रहता है, लेकिन जब उस आस्था पर ही, उस विश्वास पर ही बुलडोजर चलने लगे तो समझ लीजिए कि पानी अब सिर से बहुत ऊपर जा चुका है। ढाका के पास एक इलाका है पूर्वांचल। वहां एक बहुत ही पुराना दुर्गा मंदिर था। हजारों लोगों की श्रद्धा का केंद्र था वो। वहां लोग जाते थे, माथा टेकते थे, शांति की तलाश करते थे। लेकिन प्रशासन और वहां के कट्टरपंथियों की मिलीभगत देखिए, उनका खेल देखिए। उसे एक झटके में अवैध जमीन कब्जा बता दिया गया। और फिर क्या, बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी की परवाह किए उसे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। दोस्तों, मजे की बात यह है और दुख की बात भी यही है कि जब वहां बुलडोजर चल रहा था, जब मंदिर की दीवारें गिराई जा रही थीं, तो स्थानीय हिंदू लोग, वहां की महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब वहां बैठकर रो रहे थे। वह अधिकारियों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि हमारे भगवान का घर मत तोड़ो। लेकिन पत्थर दिल प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी। उनकी आंखों के सामने, उनके देखते ही देखते उनके भगवान का घर मलबे के ढेर में बदल दिया गया। भारतीय पक्ष ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि यह कोई कानूनी कार्यवाही नहीं थी, यह कोई एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव नहीं थी, बल्कि यह चरमपंथियों के दबाव में किया गया एक शर्मनाक काम था। यह जानबूझकर किया गया ताकि हिंदुओं की भावनाओं को, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई जा सके और उन्हें यह एहसास दिलाया जा सके कि इस देश में तुम्हारी आस्था की, तुम्हारे भगवान की कोई जगह नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बस इतना ही हुआ तो आप गलत हैं। यह नफरत का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। सितंबर 2025 की वो काली रात याद कीजिए। जमालपुर का सरिशाबारी उपजिला, वहां एक टाध्या पाद्धा मंदिर है। रात का सन्नाटा था, सब सो रहे थे। तभी अंधेरे में कुछ दरिंदे, कुछ शैतान उस मंदिर में घुसते हैं। उनका मकसद मंदिर के दान पात्र से पैसे चुराना नहीं था। उनका मकसद सोना चांदी लूटना नहीं था। उनका मकसद था नफरत फैलाना, दिल तोड़ना। उन्होंने वहां स्थापित 7 मूर्तियों को चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, उनकी हैवानियत देखिए, कई मूर्तियों को बुरी तरह तोड़ दिया गया। आप जरा सोचिए, उस पुजारी की मनस्थिति क्या रही होगी जिसने अगली सुबह मंदिर का दरवाजा खोला होगा और अपने आराध्य को, अपने भगवान को उस हालत में देखा होगा। उन भक्तों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने अपने ईश्वर की खंडित मूर्तियां देखी होंगी। हालांकि पुलिस ने खानापूर्ति करते हुए सीसीटीवी के आधार पर 35 साल के हबीब उर रहमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार तो किया, लेकिन मेरा सवाल आपसे है, क्या एक गिरफ्तारी से वह डर खत्म हो जाएगा? क्या एक गिरफ्तारी से वह टूटे हुए विश्वास जुड़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। स्थानीय समुदाय आज भी इस पल भी खौफ के साए में जी रहा है। उन्हें लगता है कि आज मूर्तियां तोड़ी गई हैं, कल उनके घर तोड़े जाएंगे और परसों शायद उन्हें भी उसी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह आग सिर्फ हिंदुओं तक सीमित है। नफरत की आग की फितरत होती है कि वह सबको जलाती है। ढाका में अक्टूबर और नवंबर 2025 के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि कट्टरपंथियों का निशाना हर वह शख्स है, हर वह समुदाय है जो उनके जैसा नहीं है, जो उनकी कट्टर विचारधारा को नहीं मानता। ढाका के चर्चों पर, जी हां, गिरजाघरों पर क्रूड बम से हमले किए गए। सोचिए, लोग वहां प्रार्थना करने जा रहे हैं और वहां बम फेंके जा रहे हैं। बौद्ध मंदिरों में भी तोड़फोड़ और चोरी की घटनाएं सामने आईं। यह सब क्या इशारा कर रहा है? यह चीख चीख कर बता रहा है कि वहां एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जहां बहुसंख्यक आबादी के अलावा किसी और के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। चाहे वह ईसाई हो, बौद्ध हो या हिंदू हो, हर कोई निशाने पर है। सबका गुनाह सिर्फ इतना है कि वह अलग हैं। अब जरा उन बस्तियों का हाल जानिए जहां गरीब और मेहनतकश लोग रहते हैं, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। 2025 के मध्य में रंगपुर और उसके आसपास के इलाकों में जो मंजर देखा गया, वह किसी युद्ध क्षेत्र से, किसी वॉर जोन से कम नहीं था। भीड़ की शक्ल में आए सैकड़ों उपद्रवियों ने गरीब हिंदू बस्तियों पर धावा बोल दिया। जैसे कोई दुश्मन देश की सेना हमला करती है, वैसे ही उन्होंने अपने ही देश के नागरिकों पर हमला किया। 1 दर्जन से ज्यादा घरों को निशाना बनाया गया। घरों के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई।
टीवी, फ्रिज, बर्तन जो मिला उसे तोड़ दिया गया या बाहर फेंक दिया गया और फिर कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चों को गोद में उठाकर इधर उधर भाग रहे थे। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं चीख रही थीं, बुजुर्ग मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। प्रशासन वो तो जैसे मूक दर्शक बना तमाशा देख रहा था। पुलिस नदारद थी और उपद्रवी अपना काम बखूबी कर रहे थे। यह वो कड़वी सच्चाई है दोस्तों, जो अक्सर मुख्यधारा की बड़ी बड़ी मीडिया में हेडलाइंस में दब जाती है। लेकिन आज हम इसे आपके सामने खोल कर रख रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि हालात कितने बदतर, कितने नाजुक हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर जुल्म की एक उम्र होती है, हर अंधेरी रात की एक सुबह होती है और हर सब्र की एक सीमा होती है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और विस्फोटक हिस्सा है। कान खोलकर सुनिएगा। बांग्लादेश में हो रहे इन लगातार हमलों ने, इस नंगे नाच ने भारत के सब्र का बांध अब तोड़ दिया है। भारत की जनता जो अब तक शांति से देख रही थी, अब वह खामोश बैठने वाली नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, संसद से लेकर सड़क तक, हर जगह सिर्फ एक ही मांग उठ रही है, एक ही आवाज गूंज रही है। एक्शन। भारत के लोग अब कड़े शब्दों वाली निंदा नहीं चाहते, वह अब कड़े कदम चाहते हैं। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है और उनकी मांग बिल्कुल साफ है कि सरकार को अब डिप्लोमेसी की टेबल छोड़कर मैदान में आना चाहिए। लोगों का कहना है कि बहुत हो गया भाईचारा, बहुत हो गई नेबरहुड फर्स्ट की बातें। जब हमारे भाइयों को वहां कीड़ों मकोड़ों की तरह जलाया जा रहा है तो हम यहां हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकते हैं। और दोस्तों, हवाओं का रुख बता रहा है कि सरकार ने भी जनता की नब्ज को, जनता के मूड को पहचान लिया है। सूत्रों के हवाले से, खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वह बेहद चौंकाने वाली और बहुत बड़ी हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना और वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर जो अब तक शांत थी, जहां पक्षियों की चहचहाट होती थी, वहां अब टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। वहां अब बारूद की गंध महसूस की जा सकती है। हमारे फाइटर जेट्स राफेल और सुखोई आसमान में लगातार गश्त लगा रहे हैं। सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और भारी तादाद में फौज को, आर्टिलरी को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। यह कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं है, यह सिर्फ दिखावा नहीं है, यह एक बहुत बड़ी तैयारी का, एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है। सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर जो निकल कर आ रही है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, वो चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर है। आप सब जानते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम आम भाषा में चिकन नेक कहते हैं, वो भारत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है। यह वह पतला सा संकरा सा रास्ता है जो भारत के मुख्य भूभाग को हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। हमेशा से रक्षा विशेषज्ञों को यह डर रहता था कि युद्ध की स्थिति में दुश्मन इस पर नजर गड़ाए बैठा है, इसे काटने की कोशिश कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अब पासा पलट चुका है, गेम बदल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने और बांग्लादेश को एक कड़ा ना भूलने वाला संदेश देने के लिए एक बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। खबर है कि रणनीतिक तौर पर भारत ने ऐसी पोजीशंस ले ली हैं, अपनी तोपें ऐसी जगहों पर फिट कर दी हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि अब भारत डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में है। कुछ अपुष्ट खबरों और सोशल मीडिया पर चल रही जबरदस्त चर्चाओं की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने रणनीतिक बढ़त हासिल करते हुए चिकन नेक के आसपास के संवेदनशील इलाकों को पूरी तरह से 100% अपने नियंत्रण में ले लिया है और बांग्लादेश के भीतर तक, उनकी सीमा के अंदर तक अपनी धमक पहुंचा दी है। दोस्तों, जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। इसका मतलब है कि भारत ने अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अगर वहां हिंदुओं पर एक भी पत्थर उछला तो उसका जवाब ईंट से नहीं बल्कि अब गोले से दिया जाएगा। भारत की यह तैयारी, यह आक्रामकता देखकर ढाका में हड़कंप मचा हुआ है। जो सरकार अब तक इन दंगाइयों को पनाह दे रही थी, जो अब तक आंखें मूंदे बैठी थीं, अब उसके भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें और वहां की सेना को बहुत अच्छे से पता है कि 1971 में भारत ने क्या किया था। उन्हें याद है कि कैसे 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे और उन्हें यह भी पता है कि 2025 का भारत 1971 के भारत से कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा आधुनिक और कहीं ज्यादा सक्षम है। वायुसेना के राफेल और सुखोई विमान सीमा के पास जब सोनिक बूम करते हुए निकलते हैं तो उसकी गर्जना ढाका तक सुनी जा सकती है, जो वहां बैठे हुक्मरानों को यह याद दिलाने के लिए काफी है कि बाप बाप होता है। नौसेना ने भी बंगाल की खाड़ी में अपनी गश्त बढ़ा दी है, यानी जल, थल और नभ तीनों ओर से घेराबंदी की तैयारी पूरी है। दोस्तों, जनता का दबाव सरकार पर लगातार बढ़ रहा है।
देश के कोने कोने में रैलियां निकाली जा रही हैं, नारे लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। यह गुस्सा जायज भी है। आखिर कब तक हम अपने लोगों को मरते हुए देखेंगे? कब तक हम मंदिरों को टूटते हुए, मूर्तियों को खंडित होते हुए देखेंगे? योगेश चंद्र रॉय जैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने उस देश की मिट्टी के लिए जान दी, अगर वह अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर कौन सुरक्षित है? यह सवाल आज हर भारतीय के मन में कौंध रहा है, हर दिल में चुभ रहा है। और शायद यही वजह है कि आज भारत सरकार भी, जो हमेशा कूटनीति पर भरोसा करती थी, अब सख्त फैसले लेने से, कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हट रही। अब आगे क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज हमने आपको बताया कि कैसे एक पेड़ से बंधी लाश से लेकर बॉर्डर पर खड़े टैंक तक की यह पूरी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। यह लड़ाई अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच की, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई बन चुकी है। बांग्लादेश की सड़कों पर जो आग आज दिखाई दे रही है, वह अचानक नहीं भड़की है। यह उस राजनीतिक प्रयोगशाला का नतीजा है जिसमें सालों से कट्टर राष्ट्रवाद, आधे अधूरे इतिहास और बाहरी दुश्मन की थ्योरी को जानबूझकर मिलाया गया। शेख हसीना के हटने के बाद सत्ता का जो खालीपन पैदा हुआ, उसे भरने के लिए किसी ठोस एजेंडे की जगह भावनात्मक उकसावे को चुना गया। और जब किसी देश की राजनीति सड़क से चलने लगे तो वहां सच्चाई सबसे पहले कुचली जाती है। उस्मान हदी का मामला इसी पैटर्न का सबसे ताजा उदाहरण है, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर हुए हमले का नहीं है, बल्कि उस हमले को जिस रफ्तार से भारत विरोधी नैरेटिव में बदला गया, वह बताता है कि कहानी पहले से लिखी जा चुकी थी। गोली किसने चलाई, यह जांच का विषय होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही तय कर दिया गया कि दोषी भारत होगा। और यही वह क्षण है जहां बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय साजिश के आरोपों में तब्दील हो जाती है। भीड़ को यह समझाने में देर नहीं लगी कि दुश्मन सामने नहीं, बल्कि सीमा के उस पार बैठा है। यही तरीका पहले पाकिस्तान ने अपनाया था और अब वही फॉर्मूला ढाका में कॉपी किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार भारत चुप है, और यही चुप्पी कुछ लोगों को सबसे ज्यादा हौसला दे रही है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से फर्जी नक्शे, एडिटेड वीडियो और कथित चश्मदीदों के बयान फैलाए जा रहे हैं, वह साफ दिखाता है कि यह कोई स्वतः स्फूर्त जनाक्रोश नहीं, बल्कि निर्देशित आक्रोश है। और जब किसी देश में युवाओं को यह सिखाया जाने लगे कि राष्ट्रीय असफलताओं की जिम्मेदारी पड़ोसी देश पर डाल दो, तो फिर बेरोजगारी, महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक हत्याओं जैसे सवाल खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश में आज जो भी सत्ता के करीब है, वह भारत विरोध को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण बना रहा है। उस्मान हदी के सोशल मीडिया पोस्ट इस मानसिकता की जड़ तक ले जाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि खुलेआम भारत के टुकड़े करने की कल्पना को प्रचारित कर रहा था। और जब ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति हिंसा का शिकार होता है, तो उसका इस्तेमाल शहादत की तरह किया जाता है, ताकि भीड़ को और उग्र बनाया जा सके। यहां तक कि जांच से पहले ही यह प्रचार कर दिया जाता है कि हमलावर भारत भाग गए, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि न तो सीमा पर कोई पुष्ट जानकारी है और न ही कोई ठोस सबूत। फिर भी कूटनीतिक स्तर पर भारत को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। दूतावास तलब किए जाते हैं, बयान जारी होते हैं और सड़कों पर आग भड़काई जाती है। यह वही रणनीति है जिसे राजनीतिक अराजकता में फंसी सरकारें अपनाती हैं, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके। भारत की ओर से वीजा सख्ती को सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला बताया गया, लेकिन बांग्लादेश में उसे डर की तरह पेश किया गया। यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत घबरा गया है, और यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि जब भ्रम को सच मान लिया जाए तो गलत फैसले होने लगते हैं। चिकन नेक को लेकर दिए गए बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक रणनीतिक धमकी थी जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के पूर्वोत्तर को काटने की बात करना सीधी संप्रभुता चुनौती है, और इतिहास बताता है कि ऐसी बातें पहले नारों में आती हैं, फिर नीति में और आखिरकार हिंसा में बदल जाती हैं। आज ढाका की सड़कों पर जो भारत विरोधी पोस्टर लहराए जा रहे हैं, वे कल सीमा के पास तनाव का कारण बन सकते हैं। और भारत अगर इसे सिर्फ बयानबाजी समझकर नजरअंदाज करता रहा, तो वह वही गलती दोहराएगा जो उसने अतीत में कई बार की है। दुनिया में कोई भी देश अपनी रेड लाइन अस्पष्ट नहीं रखता। अमेरिका शब्दों से पहले कार्रवाई करता है, इजराइल इरादों को भांपकर जवाब देता है, लेकिन भारत अब भी इस उम्मीद में बैठा है कि उसकी संयम नीति को समझदारी माना जाएगा, जबकि पड़ोसी देशों में इसे कमजोरी के तौर पर बेचा जा रहा है। बांग्लादेश की नई राजनीति को भारत विरोध में वह एकजुटता दिख रही है जो आंतरिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल है, और यही कारण है कि भारत को अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश बने रहना छोड़ना होगा, क्योंकि जब शब्द हथियार बन जाएं और नक्शे जहर फैलाने लगें, तब चुप्पी कूटनीति नहीं बल्कि जोखिम बन जाती है। यह कहानी अभी शुरू हुई है, और इसके अगले अध्यायों में यह साफ होगा कि बांग्लादेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, और भारत 2023 तक
बांग्लादेश की राजनीति को नियंत्रित करने में सफल हो जाएगा। को किस बिंदु पर अपनी नीति बदलनी पड़ेगी? उस्मान हदी की गोलीबारी के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर जो उबाल आया वह किसी स्वतः स्फूर्त गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित भावनात्मक विस्फोट था जिसमें सच को पीछे और एजेंडे को